नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसेंट मेथोलॉजी में। मित्रों, आज की चर्चा का जो हमारा विषय है वो है कुंभ मेला इतिहास के आईने में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे द्वार में कुंभ मेला चल रहा है, कुंभ मेले की शुरुआत हो गई है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए। कुछ दिन पहले मैंने अंग्रेजी में एक वीडियो बनाई थी, अब हिंदी के अपने मित्रों के लिए आज का जो वीडियो है वो प्रस्तुत है। तो आज का जो चर्चा का विषय है वह है कुंभ पर्व इतिहास के आईने में। मित्रों, कुंभ मेला संसार का, पूरे संसार का, केवल भारत का ही नहीं, पूरे संसार का सबसे बड़ा इवेंट है। आप कह सकते हैं कि इतना बड़ा आयोजन पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं होता है, जहाँ की कई करोड़ लोग इकट्ठा होते हैं और उनमें गजब की एकता दिखाई पड़ती है, उनमें गजब की भक्ति भाव दिखाई पड़ता है और ये लगता है जैसे कि पूरा भारत एक स्थान पर इकट्ठा हो गया है। वो चाहे विभिन्न जाति के हों, विभिन्न संप्रदायों के हों, उनकी भाषा अलग हो, बोली अलग हो और उनके जो रीति रिवाज हैं वो अलग हों, लेकिन सब एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। तो कुंभ जो है वो भारत की एकता का प्रतीक है। कुंभ की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। इसके उद्भव के विषय में बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं तथा विद्वानों में एक आम राय नहीं बन पाई है कि कुंभ मेले का प्रारंभ कब से हुआ। अमृत कुंभ का उल्लेख हमें धार्मिक ग्रंथों में मिलता है, प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में, और ये कहा गया है कि जो समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में जो 14 रत्न निकले थे उनमें अमृत भी था। अमृत के लिए ही वास्तव में समुद्र मंथन किया गया था, क्योंकि देव और दानव जो थे उनमें निरंतर युद्ध होते रहते थे और तो अमृत प्राप्त करके देवता अमर हो जाना चाहते थे। तो अमृत कुंभ का उल्लेख हमें ऋग्वेद में, शुक्ल यजुर्वेद में, सामवेद में, महाभारत में, रामायण में, गरुड़ पुराण में, स्कंद पुराण इत्यादि में और भी बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। तो यहाँ एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें समुद्र मंथन का उल्लेख तो बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों में मिलता है, लेकिन ये बड़ा ही आश्चर्यजनक है, बड़ा ही विस्मयकारक है कि किसी भी ग्रंथ में हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में अमृत छलकने का उल्लेख नहीं मिलता। केवल स्कंद पुराण ही कुछ अप्रकाशित पांडुलिपियों में, स्कंद पुराण की जो कुछ पांडुलिपियाँ मिली हैं जो अभी प्रकाशित नहीं हुई हैं, उनमें ही इसका उल्लेख है। तो चूँकि स्कंद पुराण जो है वो अपेक्षाकृत काफ़ी बाद में लिखी गई थी, तो इसलिए ऐसा लगता है कि विद्वानों का मत है कि इसमें जयंत के द्वारा अमृत कुंभ को लेकर भागने की जो कहानी है कि 4 स्थान पे अमृत छलक गया, इसलिए वहाँ पे कुंभ मेला लगने लगा। तो ये कथा जो है कुछ विद्वानों के अनुसार संभवतः बाद में जोड़ी गई थी और हो सकता है कि काल्पनिक हो ये। ऐसी मान्यता है कि देश भर के मूर्धन्य विद्वान, संत और मनीषी इन चारों स्थानों में नियमित अंतराल पर एकत्र होकर धार्मिक विषयों पर चर्चा किया करते थे, वाद विवाद किया करते थे और एक दूसरे से अपने अनुभव बांटते थे। तो ऐसा मानना है बहुत सारे विद्वानों का। कुछ अध्ययन इस तरह से, जैसे बनारस वगैरह में कुछ एंथ्रोपोलॉजी के विद्वानों ने अध्ययन किया है, तो उन लोगों का ये विश्वास है कि सामान्य गृहस्थ लोग भी जो है इस वाद विवाद का श्रवण किया करते थे, इस अवसर का लाभ उठा करके वहाँ इकट्ठे हो जाया करते थे। और धीरे धीरे जो है यही जो विद्वानों का इकट्ठा होना था और सामान्य गृहस्थों का इकट्ठा होना था उन स्थानों पे, तो कालांतर में चल करके ये कुंभ मेले में परिवर्तित हो गई। जो इस तरह से कुंभ मेले के बारे में हम ये देखते हैं कि संभवतः विद्वानों का जो सत्संग था वो इसका मूल कारण रहा होगा, कुछ ऐसा मानते हैं कुछ विद्वान। कुंभ मेले की ज्योतिष शास्त्रीय व्याख्या भी की गई है, जिसके अनुसार यह कहा जाता है कि कुंभ मेला
कुंभ योग के समय धार्मिक स्नान से संबंधित है। अब कुंभ योग की सही तिथि और समय को निश्चित करने के लिए सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, शनि आदि ग्रहों की स्थिति और उनके मेल को ध्यान में रखा जाता है। संभवतः कुंभ मेला हरिद्वार में सबसे पहले हुआ होगा, ऐसा विद्वानों का मानना है। जब 12 साल में बृहस्पति कुंभ राशि में तथा सूर्य मेष राशि में स्थित होता है तो हरिद्वार में कुंभ पर्व मनाया जाता है। इसी प्रकार से बृहस्पति मेष राशि में तथा सूर्य व चंद्रमा माघ मास में मकर राशि में अमावस्या के दिन प्रवेश करते हैं, तब प्रयाग में कुंभ पर्व मनाया जाता है। और जब सूर्य और बृहस्पति सिंह राशि में स्थित होते हैं तो नासिक में कुंभ पर्व मनाया जाता है, जिसे सिंहस्थ भी कहा जाता है। जब बृहस्पति सिंह राशि में तथा सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है तो उज्जैन में कुंभ पर्व मनाया जाता है। तो इस तरह के खगोलीय संयोग की बात नारदीय पुराण में कही गई है और ये भी कहा गया है कि ये जो संयोग होता है तो इस तरह का संयोग पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए एक शुभ अवसर होता है, खास करके गंगा नदी में स्नान करने के लिए। तो हरिद्वार से प्रारंभ हो करके हम देखते हैं कि कुंभ की परंपरा प्रयाग, उज्जैन और नासिक में भी प्रचलित हो गई। तो प्रयाग में माघ के महीने में गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन संगम पर स्नान करने की परंपरा बहुत ही प्राचीन है। अब जैसे ऋग्वेद के खिल सूक्त में ये कहा गया है कि सीता सीते सरिते यत्र संगते तत्राप्लुतासो द्योमुत्पतन्ति ये वै तन्वं विसृजन्ति धीरास्ते जनासो अमृतत्वं भजन्ते। अर्थात जो श्वेत एवं श्याम नदियों के संगम में स्नान करते हैं वे स्वर्ग प्राप्त करते हैं, तथा जो दृढ़ प्रतिज्ञ लोग यहाँ देह त्याग करते हैं वे अमर हो जाते हैं। पुराणों में माघ महीने में जब सूर्य मकर राशि में होता है तब गंगा यमुना के तट पर स्नान करने की सलाह दी गई है। और गंगा के लिए कहा गया है कि गंगे तव दर्शनात् मुक्ति है, कि गंगा तुम्हारे दर्शन से ही मुक्ति मिल जाती है। इसी तरह से स्कंद पुराण में तीर्थराज प्रयाग के स्मरण मात्र से ही मुक्ति मिल जाती है, इस तरह की बात कही गई है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि प्रयागम स्मरणश्च यस्तु प्राणान परित्यजेत ब्रह्मलोकम वाप्नोति वदन्ति मुनि पुंगवाः। अर्थात प्रयाग का स्मरण करने से, प्रयाग में प्राण त्याग करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, जैसा कि जो हमारे विद्वान मनीषी मुनि इत्यादि ऐसा कहते हैं। कुंभ पर्व का प्रारंभ कब से हुआ इसके विषय में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कुंभ पर्व का उल्लेख जैसा कि हमने आपको बताया कि वेदों में भी है, पुराणों में भी है, महाकाव्यों में भी है, लेकिन मेले जैसी बात का, कुंभ का उल्लेख तो होता है, अमृत कुंभ का उल्लेख तो मिलता है, लेकिन मेला शब्द का उल्लेख कहीं नहीं हुआ कि। और इस विषय में जो सारे धर्म ग्रंथ हैं हमारे वो प्रायः मौन ही हैं। विद्वानों ने इसे बहुत प्राचीन काल से युग युगांतर से चला आने वाला मेला बताया है। सातवीं, अब जैसे बहुत सारे विदेशी यात्री भारत में आए, जैसे मेगस्थनीज भारत में आया था तो उसने भी जो है वो कुंभ मेले का उल्लेख किया है अपने यात्रा विवरण में। इसी तरह से 7वीं शताब्दी में भारत में आए चीनी यात्री वेनसांग ने, जो कि राजा हर्षवर्धन के दरबार में आया था और नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए आया था, तो उसने वो भारत में काफ़ी लंबे समय तक रहा, 629 ईस्वी से 645 ईस्वी तक रहा। और उसने प्रयाग में गंगा के किनारे हर्षवर्धन के द्वारा एक पंचवर्षीय सभा आयोजित की जाने की बात कही है, जिसमें कि हर्षवर्धन अपना सब कुछ दान कर देता था और उसके अनुसार
बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं। हर्षवर्धन ये कहता है कि 5 लाख लोग त्रिवेणी संगम पे प्रयागराज में इकट्ठा होते थे और यह समारोह महीने भर चलता था। तो उस समय 5 लाख की संख्या उस समय बहुत ज़्यादा होती थी। और इस मेले में वो कहता है कि हर्षवर्धन और उसके सामंतों के अलावा बहुत सारे संप्रदाय के साधु संत, धार्मिक व्यक्ति, दार्शनिक, विद्वान और आम जनता और यहाँ तक कि भिखारी इत्यादि भी सम्मिलित होते थे। तो वेनसांग ने इसे यानी कुंभ मेले को अनंत काल से चला आ रहा उत्सव बताया है। किंतु उसने वेनसांग ने भी कुंभ मेले के रूप में इसकी चर्चा नहीं की है। अब बहुत सारे विद्वान हैं वो वेनसांग के विवरण को आधार मान करके ये बताने का प्रयास करते हैं कि संभवतः ये अर्ध कुंभ जैसा अवसर होता होगा। लेकिन यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि वेनसांग ने 5 वर्षीय सभा की बात की है, उसने 6 वर्षीय सभा की बात नहीं की है। और जो कुंभ और अर्ध कुंभ अगर कहा जाए तो इनमें 6 वर्षों का अंतर होता है। तो कुंभ मेले का ऐतिहासिक संबंध आदि शंकराचार्य के साथ भी जोड़ा जाता है। आदि शंकराचार्य दशनामी संप्रदाय के संस्थापक थे। उन्होंने भारत के साधुओं को, सन्यासियों को 10 नामों में बांट दिया था, उनके जियोग्राफिकल हैबिटेट के अनुसार, उनके भौगोलिक स्थिति के अनुसार। और किंतु शंकराचार्य के जो शिष्य हैं उन्होंने भी अपनी किसी कृति में इसका उल्लेख नहीं किया है। अतः यह कहना कठिन है कि कुंभ मेला अपने वर्तमान रूप में कब प्रारंभ हुआ तथा इसे किसने प्रारंभ किया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सुभाष राय का कहना है कि केवल खगोलीय परीक्षण ही इस मेले के प्राचीनता के संबंध में कुछ विश्वसनीय सूचना प्रदान कर सकते हैं। तो खगोलीय गणनाओं को आधार बना करके प्रोफेसर सुभाष राय ये कहते हैं कि कुंभ मेला कुंभ राशि की संकल्पना पर आधारित है, इसलिए पूरी संभावना है कि यह 283 ईस्वी के लगभग प्रारंभ हुआ होगा, जब भारतीय खगोल शास्त्र की शुरुआत सौर पंचांग पर आधारित हो गई। तो मेले का प्रारंभ जो है वो उनका ये कहना है कि हर्षवर्धन के समय में हुआ होगा और शंकराचार्य ने इसे स्थानीय मेले से जो है एक अखिल भारतीय सभा में परिवर्तित कर दिया होगा। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि सबके अपने अपने मत हैं कुंभ मेले के उद्भव के बारे में। शंकराचार्य के समय से निश्चित रूप से कुंभ मेले का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया और देश भर के साधु संत इन चारों स्थानों पर एकत्र हो करके धर्म और दर्शन की चर्चा करते थे और देश और समाज की उन्नति की कामना करते थे। शंकराचार्य द्वारा स्थापित दशनामी संप्रदाय इस कुंभ मेले का सबसे बड़ा आकर्षण होता है आज भी। और शंकराचार्य द्वारा स्थापित जो 4 मठ हैं, गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ, श्रृंगेरी पीठ और ज्योतिष पीठ, तो यहाँ से बहुत सारे सन्यासी कुंभ मेलों में आते हैं और इन सन्यासियों ने भारत के धार्मिक जीवन की दशा और दिशा के निर्धारण में पिछले 1200 वर्षों में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दशनामी संप्रदाय आज भी एक बड़ा जीवंत संप्रदाय है और इनके मठों में आप जाइए, इनके अखाड़ों में आप जाइए तो वहाँ बहुत सारी बातें जानने को मिलती हैं। इनका एक बड़ा ही गौरवशाली इतिहास रहा है। अगर आप उसके बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप उसके लिए मेरी पुस्तक नागा सन्यासियों का इतिहास अवश्य पढ़िए, जिसमें मैंने वर्षों तक शोध करके दशनामी संप्रदाय के बारे में और दूसरे संप्रदाय जो हैं वैरागी संप्रदाय के बारे में, सिखों के जो नागा संप्रदाय हैं उनके बारे में भी वो पूरा विस्तृत इतिहास उनका लिखा है। हम ये देखते हैं कि कुंभ मेले के अवसर पर जो स्नान की परंपरा है, स्नान की परंपरा कभी कभी
खूनी संघर्ष का कारण भी बन जाती थी। और इतिहास में हमें ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं जब दशनामी सन्यासियों और बैरागियों के बीच में या मुंडी सन्यासियों के बीच में या सिखों के साथ भी उनके बहुत सारे संघर्ष हुए और उसमें हजारों की संख्या में साधु हताहत होते थे। उदाहरण के लिए 1266 ईस्वी में हरिद्वार कुंभ के अवसर पर दशनामी संप्रदाय के महानिर्वाणी अखाड़ा के नागा सन्यासियों और बैरागी अखाड़े के साधुओं के बीच में एक खूनी संघर्ष का विवरण हमें प्राप्त होता है जिसमें बैरागियों की पराजय हो गई थी। इसी तरह से 1398 ईस्वी में तैमूर ने भारत पे आक्रमण किया था और वह हरिद्वार कुंभ में भी गया था और वहाँ उसने बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का नरसंहार करवा दिया था। पारंपरिक इतिहास से यह भी पता चलता है कि भक्ति आंदोलन के संत बंगाल के चैतन्य महाप्रभु ने 1514 ईस्वी में प्रयाग में संपन्न हुए कुंभ मेले में भाग लिया था। वो कुंभ मेले में आए थे। इसी तरह से कबीर दास की कुछ पानियों से ऐसा लगता है कि उन्होंने शायद कभी अखाड़ों की शोभा यात्रा देखी होगी और दशनामी नागा सन्यासियों की जो किसी विशेष कुंभ पर्व के अवसर पर निकल रही होगी। तो इस तरह का जो है उन्होंने उनके कुछ पदों में हमें संकेत मिलते हैं कि वो भी कुंभ मेले में गए थे। दबिस्तान मजाहिब के लेखक फ़ानी ने हरिद्वार कुंभ के अवसर पर 1640 ईस्वी में मुंडी सन्यासियों और जो दशनामी सन्यासी थे उनके बीच एक खूनी संघर्ष का उल्लेख किया है जिसमें मुंडी बहुत बड़ी संख्या में हताहत हुए थे। इसी तरह से 1760 ईस्वी में हरिद्वार कुंभ के अवसर पर ढोकलगिरी के नेतृत्व में दशनामी नागाओं ने 18,000 बैरागियों को हताहत कर दिया था। 1789 ईस्वी में नासिक कुंभ के अवसर पर सन्यासियों और बैरागियों में एक खूनी संघर्ष हुआ जिसमें 12,000 साधु हताहत हुए जिनमें बैरागियों की संख्या बहुत अधिक थी। तो इन सारे विवरणों से जो कि इतिहास में हमें प्राप्त होते हैं विभिन्न ग्रंथों में उस काल के, इनसे ये पता चलता है कि शैव और वैष्णव साधुओं के बीच में बहुत गहरे मतभेद थे और उनमें वर्चस्व की लड़ाई होती रहती थी। वो एक दूसरे से मतलब स्वयं को एक दूसरे से श्रेष्ठ समझते थे तथा ये चाहते थे कि पहले स्नान वही करेंगे। तो इसे वो खूंटे की लड़ाई कहते थे। तो इनके इस खूंटे की लड़ाई ने कुंभ मेले के स्थलों को रण क्षेत्र में या सम्रांगण में परिवर्तित कर दिया था। जब भारत में अंग्रेज लोग आ गए, अंग्रेज लोग भारत में उन्होंने अपना शासन स्थापित कर लिया, तो कुंभ मेले में उन्होंने भी काफ़ी रुचि दिखाई। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रथम बार कुंभ मेलों और प्रतिवर्ष प्रयाग में लगने वाले जो माघ मेले थे उनको सुचारू रूप से कैसे संपन्न कराया जाए, इसके विषय में ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाए, नियम बनाए और मेला जब प्रारंभ होता था तो उस अवसर पर मेला सुचारू रूप से चले, उसमें कोई दुर्घटना न हो, किसी तरह की कोई अव्यवस्था न हो। तो इसलिए जो है ब्रिटिश सरकार इसके लिए बहुत व्यापक प्रबंध करती थी और फिर बाद में वो मेले की विधिवत रिपोर्ट इत्यादि भी तैयार करती थी। ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट मैंने राष्ट्रीय अभिलेखागार में दिल्ली में देखी हैं और मैंने अपनी पुस्तक में उनसे काफ़ी सहायता ली है। तो इन रिपोर्टों का अध्ययन करने से ये पता चलता है कि कुंभ मेले के अवसर पर ईस्ट इंडिया कंपनी यात्रियों को काफ़ी सुरक्षा प्रदान करती थी जिससे कि वो बिना किसी भय के, बिना किसी डर के मेले में पहुंच सकें, और यात्रियों को लाइसेंस इत्यादि भी प्रदान करती थी और उनसे एक तरह का टैक्स भी वसूलती थी, कर वसूलती थी। तो लंदन की मिशनरी सोसाइटी ने इस पर काफ़ी आपत्ति भी की थी। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को फटकार लगाई थी कि वो मूर्ति पूजा का मूल्य वसूलती है। इसी तरह से हम ये देखते हैं कि हरिद्वार कुंभ मेले का जो पहला अंग्रेजी विवरण हमें मिलता है वो 1776 ईस्वी में तैयार किया गया था, जब हरिद्वार मराठों के अधीन था। अंग्रेजी विवरण में कुंभ मेले के विषय में हमें
काफ़ी अच्छी जानकारी मिलती है। और बहुत सारे विदेशी जैसे मार्क ट्वेन भारत आए थे, तो वो प्रयाग कुंभ मेले में गए थे, बनारस भी गए थे, और मार्क ट्वेन ने जो है वो बहुत अच्छा विवरण दिया है कुंभ मेले का। उनका ये कहना है कि इतना बड़ा आयोजन अगर अमेरिका में किया जाए तो इस आयोजन करने के लिए वर्षों तक तो बैठकें ही चलती रहेंगी कि कैसे किया जाए कैसे नहीं किया जाए। लेकिन भारत में वो ये कहते हैं कि एक पंडित जो है वो एक तिथि निर्धारित कर देता है और सब कुछ उस तिथि के दिन जो है आराम से हो जाता है, और बिना प्रचार प्रसार के, इसके लिए कोई प्रचार प्रसार भी नहीं करना पड़ता, अपने आप लोग इकट्ठा हो जाते हैं इतनी बड़ी संख्या में और मेला भी सुचारू रूप से संपन्न हो जाता है। कुछ दूसरे अंग्रेज विद्वानों ने अपने संस्मरणों में कुंभ मेले का जिक्र किया है। जैसे हेनरी पर्क्स ने अपने यात्रा विवरण वॉन्डरिंग्स ऑफ ए पिलग्रिम में 1850 ईस्वी के इलाहाबाद के कुंभ मेले का जिक्र किया है, जिसे वो बड़ा मेला कहता है। तो इस विवरण में उसने ये कहा कि मेले में सर्वाधिक जो स्मरणीय लोग हैं वो आम जन हैं और साथ ही साथ साधु संत हैं। वो बड़ा अच्छा विवरण देता है हेनरी पर्क्स, काफ़ी लंबा विवरण उसने कुंभ मेले का दिया है, और एक एक घटना जो कुंभ मेले में घटती है उन सब का विवरण वो देता है। कुछ ईसाई मिशनरी जो है वो नागांव के कुंभ मेले में जुलूस इत्यादि जो उनका प्रोसेसन निकलता था, जो उनकी शोभा यात्रा निकलती थी, उससे बड़े दुखी होते थे और उन्होंने ब्रिटिश सरकार से आग्रह किया था कि नैतिकता के नाम पे कि इस तरह का की जो शोभा यात्रा है नागा सन्यासियों की उसको बंद करवा दिया जाए, क्योंकि वो नग्न रूप से निकलते हैं शोभा यात्रा करके, तो इससे लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने जो है उनके इस आग्रह को ठुकरा दिया था, क्योंकि उनका ये कहना था कि भारत की सदियों पुरानी परंपरा है और इससे कोई आहत नहीं होता, और वैसे भी ये शहर से बाहर दूर नदी तट पर ये प्रोसेसन निकलता है, शोभा यात्रा निकलती है और इससे किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचता है। और फिर दूसरी बात यह थी कि ब्रिटिश अधिकारी जो है वो तैनात रहते हैं और वो इसका पूरा प्रबंध करते हैं। तो कुंभ मेलों के अवसर पर साधु संतों और गृहस्थों के बीच में एक धार्मिक अंतरक्रिया होती है। कुंभ मेला भारतीय संस्कृति में एकता का प्रतीक है। भारत का समाज जैसे हम देखें विभिन्न जातियों में बटा हुआ है, विभिन्न संप्रदायों में बटा हुआ है, लेकिन यहाँ आकर के कुंभ मेले में आकर के सब एक हो जाते हैं। और कुंभ पर्व जो है वो हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति में निहित विराट ऐक्य भावना का प्रतीक रही है। यहाँ सभी संप्रदायों के संत महंत आते हैं और जनता के सभी वर्ग के लोग चारों दिशाओं से इकट्ठे होते हैं। केवल भारत से ही नहीं, विदेशों से भी तमाम लोग आते हैं। हम देखते हैं कि भाषागत भिन्नता, अलग अलग प्रदेशों से अलग अलग संप्रदाय के लोग आते हैं और उनमें कोई छोटे बड़े और ऊंच नीच की भावना नहीं रह जाती है। यहाँ पे आकर के वो अपनी संकीर्णता को त्याग देते हैं। तो किसी ने सही में कहा है कि सचमुच में कि कुंभ मेला जो है वो एक चलता फिरता विश्वविद्यालय है, और यहाँ इस विश्वविद्यालय में कहीं से भी दुनिया के किसी भी कोने में से व्यक्ति आकर के बहुत कुछ सीख सकता है। धर्म और आध्यात्म की भूख को शांत करने के लिए कुंभ मेले से उत्तम स्थान पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलता है। तो भारत में धार्मिक मेलों की एक बड़ी लंबी श्रृंखला है। कुंभ मेले की प्रकृति जो है दूसरे मेलों से भिन्न है। आज हम ये देखते हैं कि काफ़ी परिवर्तन हो गया है। आज के इस उपभोक्तावादी युग में बहुत सारे व्यापारी यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे कुंभ मेले में हर बड़े बड़े ब्रांड्स के पंडाल आपको मिल जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ अभी तक जो मूल भावना है कुंभ की वो जीवंत है। कुश कौश कनात नौका जहाज गंगा जली जनेऊ मुंडन तर्पण हांडी पिंडदान स्नान गोदान सब गंगा मैया के भरोसे होता रहा है और आज भी होता है। कुंभ मेले का अनूठापन इस बात में भी है कि ये किसी जाति विशेष अथवा साधु संप्रदाय से संबंधित नहीं है।
संपूर्ण भारत की आत्मा इस मेले में बसती है। साधु और गृहस्थ समान रूप से आकर्षित होकर के इस मेले में आते हैं। महाकुंभ भारत की भावनात्मक एकता का प्रतीक है तथा देश का सबसे बड़ा और सबसे गौरवशाली सांस्कृतिक महोत्सव है। जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इसका वर्णन किया है कि इतना विशाल जनसमूह जो मनुष्यों को इस नदी तट पर दिखाई देता है वो अपने आप में अनुपम है। महात्मा गांधी ने भी अपने अनुभवों में कहा कि अगर अपार जनसमूह का एक साथ इस अज्ञात आकर्षण में मध कर चले आना मात्र पाखंड नहीं हो सकता। आधुनिक युग में हम ये देखते हैं कि बहुत सारे साधु संप्रदायों के लोग इकट्ठा होकर के देश से संबंधित जो धार्मिक मसले हैं उनको हल करने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ जैसे भारत साधु समाज 1856 में गठित हुआ था, इसी तरह से अखाड़ा परिषद है, तो ये लोग अपना अधिवेशन कुंभ मेलों में करते हैं और विभिन्न मुद्दों पे जैसे आध्यात्मिक विकास, नैतिक शिक्षा, राष्ट्रीय एकता, आर्थिक विकास, समाज सुधार, सदाचार, गोरक्षा, आतंकवाद, अश्लील प्रकाशनों पर प्रतिबंध, अश्लील फिल्मों पर प्रतिबंध, आणविक आयुधों पर प्रतिबंध, धूम्रपान पर रोक, नशाबंदी इत्यादि विभिन्न विषय हैं जिन पर वो चर्चा करते हैं और समाज को एक संदेश देते हैं कि इन चीज़ों से बच कर रहे, इन बुराइयों से बच कर रहे। तो हम ये देखते हैं कि इस प्रकार से साधु संत जो है वो कुंभ मेलों में केवल प्रवचन ही नहीं करते हैं बल्कि वो देश और समाज को एक बड़ा महत्वपूर्ण संदेश भी देते हैं। प्रायः लोग कहते हैं कि साधुओं को कहते हैं पैरासाइट्स हैं, परजीवी हैं, वो समाज के ऊपर निर्भर रहते हैं। लेकिन अगर आप कुंभ मेले में आइए तो आप ये देखेंगे कि वो समाज से जितना लेते हैं समाज को उसका कई गुना अधिक मूल्य समाज को चुका देते हैं। मित्रों, कुंभ मेला भारत की एकता का प्रतीक तो है ही है, साथ ही साथ भारत का एक सांस्कृतिक दूत भी है। ये कल्चरल मैसेंजर ऑफ इंडिया आप कह सकते हैं इसको। भारतीय संस्कृति को पूरी दुनिया में फैलाने का काम कुंभ मेले ने बखूबी किया है। लोगों के लिए बड़ा कौतूहल का विषय है। आज दुनिया भर के विश्वविद्यालय इस पर शोध करा रहे हैं, कितना बड़ा आयोजन कैसे इतने आसानी से संपन्न हो जाता है। तो मित्रों, कुल मिलाकर के कुंभ मेला जो है वो में भारत की आत्मा बसती है, हम यही कह सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो पर कमेंट भी कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।